गुजरात के मेहसाना ज़िले के खर्रुड़ गांव में 1941 में एक सामान्य परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। याद रहे वो समय था जब भारत गुलाम था, परतंत्र था। 1941 की बात है। उस बच्ची का जन्म जिस परिवार में होता है उसमें उसके 10 भाई बहन होते हैं। पिता कुछ समय अध्यापन का कार्य करते हैं और शेष समय घर की देखभाल करते हैं। माँ एक धर्मपरायण महिला होती हैं और उस स्थान से, उस जगह से, उस गांव से निकलकर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए 84 वर्ष के बाद 1941 से में जन्म लेकर आज 2025 तक की यात्रा, एक ऐसी महिला की यात्रा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव झेले, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, संघर्षों के आगे घुटने नहीं टेके। मित्रों, स्वागत करिए उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का। बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। पूरे प्रदेशवासियों को नमस्कार करती हूँ। आपका पहला वाक्य, पहली टिप्पणी क्या होगी आपके जीवन के बारे में? सभी महिलाओं का जो जीवन होता है ना, वो संघर्षमयी होता है और संघर्ष करते करते ही महिलाएं आगे आती है। चाहे एक घर का प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, अपना दायित्व का प्रॉब्लम हो, छोटे भाई बहन को संभालना हो, और जब बड़ी होती है मतलब ब्याह हो जाता है तो ससुराल को संभालना पड़ता है। उनको किस प्रकार की प्रवृत्ति है या तो मन का विचार क्या है वो भी सोचना पड़ता है। तो हर पल, हर स्टेप में संघर्ष तो होता ही है। हम चाहेंगे कि आप आज हमसे वो बातें साझा करें जो आपने अब तक किसी इंटरव्यू में साझा नहीं की। आपके बचपन की कहानी, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आप जहाँ से चाहें शुरुआत करें। परिवार जो रहता था एक खेत में रहता था और लगभग 100 एकड़ जमीन पिताजी के पास थी। सब प्रकार की खेती होती थी। आम के पेड़ भी थे, अमरूद के पेड़ भी थे, नींबू के पेड़ भी थे, सब कुछ था। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरा नंबर 8वां। तो स्वाभाविक है कि बड़ी बहन, बड़े भाई, वे लोग जो बोले कि ये करो तो करना पड़ता है और ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक होता रहता है। लेकिन जो हम लोगों ने किया है वह, जैसे मैं बताऊं कि हम खेत में जाते थे तो वहाँ सांप भी रहते थे और स्कूल में जाते थे तो सांप भी इसमें से क्रॉस होते थे, लेकिन हम डरते नहीं थे क्योंकि पिताजी ये समझाते थे कि वो बिना सताए कभी भी काटते नहीं हैं। कुत्ते भी बीच में आ जाते थे। सियार जो हम बोलते हैं उसको, सियार, हाँ सियार, वो भी आ जाती थी इसमें। एक बार ऐसी घटना हुई थी कि इतनी बड़ी सियार, अच्छा, इतनी बड़ी, और उसको जो रोग लागू होता है ना काटने का, तो ये जहाँ वो जाती थी तो पीछे पीछे हमारे जो किसान हैं वो एक दूसरे को बता रहते थे कि आपके यहाँ आ रही है, आपके यहाँ आ रही है। तो वो हमारे यहाँ आई और जो हमारा एक जो मशीन था पानी खींचने का, वो मशीन में आकर बैठ गई। मेरी माँ घर में थी, हम लोग घर में थे, तो माँ ने हम सब लोगों को, भाई बहन को, घर में बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलना है। अभी उनको हटाना तो चाहिए, तो करे क्या, भाई पिताजी नहीं थे, भाई नहीं थे, तो माताजी ने पिछले दरवाजे जाकर बूम लगाई। तो आस पास से 50 लोग आ गए, चारों ओर से उसको घेर लिया। तो आपने पढ़ाई कहाँ की, प्रारंभिक शिक्षा? मैंने वहाँ ही गांव में की जी। रोज 3 किलोमीटर चलकर जाते थे, वापस आते थे। इसके पहले घर सब काम पूरा कर देते थे, घर का काम, अच्छा, रसोई का काम, खेत का काम, सब कर देते थे। तो काम तो बटे होंगे भाई बहनों में कि नहीं ये करना है, नहीं ये करना है? नहीं, सबको सब काम करना है। सब में एक्सपर्ट बनना है। अच्छा। और हम जाते भी थे, हम जीरा काटते थे, हम वरियाली काटते थे। हम पिताजी का एक था प्लॉट था तंबाकू का, वो प्लॉट में पत्ते काटना है, उसको सिलाई करना है, ये सब कुछ काम हम लोग करते रहते थे।
गेहूं काटते थे, बाजरा काटते थे। याद आती है आपको? हाँ, याद आती है, जाते भी है। अच्छा, कौन है? मेरे भतीजे जो काम करते हैं वो करते हैं, तो उसके खेत में हम जाते हैं, बैठते हैं, बचपन को याद करते हैं। पढ़ाई में कैसी थी आप? पढ़ाई में तो अच्छी थी, क्लास में सबसे पहले आते थे, कॉलेज में भी सबसे पहले मैं रहती थी। तो जो आपने जो 3 किलोमीटर दूरी पर जो स्कूल था, कितनी पढ़ाई वहाँ तक की? वहाँ गर्ल्स स्कूल थी, 1 से 4 कक्षा तक चलती थी, और बॉयज़ स्कूल थी, वो 7वीं कक्षा तक चलती थी जी। लेकिन होता ऐसा था कि जो गर्ल्स थी 1 से 4 के बाद कोई पढ़ता ही नहीं था। अच्छा, लड़कियां घर पे? मेरी सबसे बड़ी बहन थी सरिताबेन पटेल जी, सबसे बड़ी थी, आज नहीं है जी। वो भी वहाँ 4 कक्षा तक पढ़ी, लेकिन पिताजी का ये सपना था कि मेरे सभी बच्चे पढ़ने चाहिए। तो उन्होंने पास से 7 किलोमीटर दूर एक गांव था मंडाली करके, वो गांव में उसका एडमिशन करवाया। और अभी रहना कहाँ है, तो वहाँ जाकर कोई दूर का रिश्तेदार होगा जी, उनसे साथ बातचीत करिए और कहा कि मैं उनके लिए जो भी आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, और वो सोमवार को मैं आपके यहाँ पहुँचा दूंगा। खुद जाते थे रखने के लिए और शनिवार को वापस लेने के लिए जाते थे। तो इसी तरह वो 6ठी कक्षा तक पढ़ी। इसके बाद वो उनको दाखिल किया बड़ौदा, महाराजा थे बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ जी, सयाजीराव। उनकी वहाँ उसी समय 6ठी कक्षा के बाद पीटीसी का वो टीचर्स बनने के लिए वो करता था। तो पिताजी ने वहाँ रखा उसको। देखिए, मैं इसी वजह से कहती हूँ कि एक बेटी को पढ़ाने की कितना फ़ायदा होता है। फिर मेरी बहन पास हो गई तो उसको सर्विस मिल गई, टीचर की सर्विस मिल गई। टीचर्स की सर्विस मिले तो मेरे जो बड़े भाई थे उसके छोटे भाई उनको पढ़ने के लिए ले गई। बिल्कुल ठीक है, वो भाई गए, दूसरे भाई गया, तीसरा भाई गया, इससे बड़ी बहन उससे छोटी लेकिन वो भी गई। लेकिन उनके नसीब में पढ़ाई थी नहीं, कोई एक साल रहा, कोई 2 साल रहा। और बहन ने बहुत ही मेहनत की वे लोगों के पास, लेकिन वो रहे नहीं। और पिताजी को आकर ये बताते थे कि हमें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, हमें खेती में इंटरेस्ट है। तो पिताजी ने कहा कि भाई चलिए खेती करो आप लोग। तो खेती में भी बहुत ही बदलाव वे लोगों ने किया, अपने अपने तरीके से वहाँ किया। आधुनिक खेती लाए, मशीन लाए, नीकें बनाई वहाँ तक ले जाने के लिए, जो आज हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब आपका नंबर आया और आपको बड़ी बहन ले गई, अब जब मेरा नंबर आया तो मुझे भी ले गई। 6ठी कक्षा में नहीं, 7वीं कक्षा में बीच में से मुझे उसने उठाया जी। और उसी समय उसका ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ विसनगर। अच्छा। तो विसनगर में पहुंची वहाँ, और विसनगर उसके साथ रहकर मैं नूतन सर्व विद्यालय में मैं पढ़ी वहाँ 8, 9, 10, 11 महिला तक। आपका मन लगा पढ़ने में? जी, सब काम हम करते थे। उनके भी 5 बच्चे थे, एक मेरी उम्र की थी, तो हम साथ साथ में पढ़ते थे। घर का सब काम करते थे, कोई काम वाली नहीं थी, सब काम करते थे। बहन सर्विस करती थी और हमें गाइड करती रहती थी। इनके जीवन के वो पहलू आज उजागर हो रहे हैं जो इस तथ्य को बहुत पुख्ता मजबूत करते हैं। इस संघर्षों से हमें घबराना नहीं है, रास्ता अपना खुद बनाना होगा। फिर जब आप हायर एजुकेशन में आई तो हायर एजुकेशन कहाँ से किया? फिर अभी इसके बाद कॉलेज में एडमिशन। तो कॉलेज तो थी नहीं इस आसपास, और रहना कहाँ वहाँ। अभी उसी समय हुआ क्या कि मेरे पिताजी, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ तीनों ऑल इंडिया के प्रवास में गए। अच्छा। क्योंकि उसी समय भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी ट्रेन शुरू करी थी, और ये पूरा 30 दिन ये चलने वाली थी। तो वो तो चले गए इसमें। तो मुझे एक चिंता थी कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन देखिए, वहाँ से एक पोस्ट कार्ड आता है और मेरे बड़े भाई पर आता है कि उसका रिजल्ट अब आएगा तो उनको पिलवई कॉलेज में दाखिल करना है। अच्छा जी। तो पिलवई कॉलेज उसी समय 1960 में शुरू होती थी। ये पोस्ट कार्ड किसने लिखा था? पिताजी ने। अच्छा। बड़े भाई पर। कितने जागरूक थे वो? और वहाँ मेरे उससे छोटा भाई, मेरे से बड़ा भाई वहाँ ग्राम सेवक थे।
तो ग्राम सेवक के घर मेरी भाभी, उनके 3 बच्चे और हम 3 महिलाएं, मेरी छोटी बहन मंजुला और इससे छोटी बहन ललिता, तीनों को वहाँ एक साथ दाखिल करवा दिया। तो वहाँ मैं 3 साल तक पढ़ी, हम लोग भाई के घर पर रहकर, और भाई ने पढ़ाया। और उसके बाद इंटर साइंस था उसी समय जी। और आपको मेडिकल में जाना है तो आप बायोलॉजी लीजिए, और आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स लेना है। लेकिन ये कॉलेज में इसकी कोई सुविधा नहीं थी इंजीनियरिंग की, लेकिन बायोलॉजी चलती थी। तो मैंने सपना ये देखा था कि डॉक्टर बनना है। बायोलॉजी लिया इंटर साइंस में और 60-65% मार्क्स भी लिया। एडमिशन अहमदाबाद में हुआ, लेकिन उसी समय मैरिज हुआ। अच्छा। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन मुझे 3rd ईयर में दाखिल हुई, वहाँ ही पिलवे कॉलेज में ही दाखिल हुई, और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स लिया। तो जैसे अब तो बच्चे जो इम्तिहान देते हैं MBBS का या इंजीनियरिंग का, इतनी कोचिंग करते हैं, और उसी समय कुछ नहीं था। आप खुद ही तो, आपको सब समझ में, बायोलॉजी और मैथ सब समझ में आती थी जो टीचर पढ़ाते थे? सब पूरा आता था। कभी कोई कोचिंग नहीं पढ़ी? कोई कोचिंग नहीं था ही नहीं, कोचिंग कोई करता ही नहीं तो था। आजकल के बच्चों को कुछ बताएंगे, कहेंगे इनसे जो कोचिंग के पीछे दीवाने रहते हैं? आप शुरू से ध्यान रखते हो जो टीचर पढ़ाते हैं उसी समय, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हमारा ध्यान इसमें ही नहीं रहता है। और दूसरा क्या है कि जो टीचर होमवर्क वगैरह देते हैं ना, तो होमवर्क क्या करते हैं, कोई अच्छा बच्चा है तो उसका वो बुक्स लेकर आ जाते हैं, उसने जो किया वो लिख देते हैं। परिवार के साथ प्रेशर नहीं था? मतलब पति भी घर में है, बेटा भी है, बच्चा भी है। मुझे मेरी बहन ने पढ़ाया। हाँ। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे भाई बहन को भी मैं क्या पढ़ाऊँ, बात, वाह, मेरी भतीजियों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद इसी वजह से पसंद किया, क्योंकि वहाँ विसनगर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने वहाँ, हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने काम किया और सबको पढ़ाने का काम शुरू किया। मेरी ननद भी मेरे साथ आई, मेरी बड़ी ननद का बेटा, उनको भी मैंने साथ में रखा और ये सब लोगों को पढ़ाया। वो जमाना मुझे लगता है ऐसा ही था जब परिवार में एक परिवार कमाने वाला एक होता साथ रहते थे। 10-10, 12-12, 15-15 लोग रहते थे, कोई ननिहाल से, ददिहाल से। सब अपना अपने तरीके से घर का काम करते रहते। बिल्कुल। कोई कपड़े साफ सफाई करते थे, तो कोई बर्तन मांज लेते थे, कोई वो किचन में जाकर वो कर देते थे, कोई बच्चों को संभालता था। तो आप तो अपने जीवन में खुश थी, फिर आप राजनीति में कैसे? राजनीति में तो आई लगभग 86-87 में जी। क्योंकि उसी समय क्या हुआ था कि हम लोग स्कूलों में काम करते थे। 3 साल तो लगातार अकाल पड़ा गुजरात में, बारिश नहीं हुई थी। तो 86 में नरेंद्र मोदी गुजरात में भाजपा में प्रवेश लिया उन्होंने। अच्छा। RSS ने उसको भाजपा में महामंत्री के रूप में उनका दायित्व सौंपा पूरे 86 में। तो 86 में मोदी जी आए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में बैठकर पेपर पढ़ती थी, और पढ़ती थी तो इसमें एक घटना लिखी हुई थी। ये घटना ये थी कि एक किसान और उनकी पत्नी 2 बैल को एक कैंप में छोड़ गए, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं उनको खिलाने के लिए, और छोड़कर घर पर गए। और रात को 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो खोला दरवाज़ा, तो ये 2 बैल वहाँ खड़े थे। वहाँ से रात भर कैंप में से निकल गए और ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, अपने घर तक पहुँचे। और दोनों ने जब ये दरवाज़ा खोला, तब वो, उनकी आँख में से भी आंसू थे, उनकी आँख में भी आंसू थे। और उसने लिखा था, जब इसका इंटरव्यू हुआ तब ये माता जी ने एक कहा था कि जैसे 2 कह रहे थे प्राणी कि जिएंगे तो साथ में जिएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। क्या सुंदर भावना है। तो मैंने सोचा कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी चली जाऊं और देखूं कि कैसी स्थिति वे लोगों की है। तो हम लोग लगभग, मेरी बेटी भी थी, संजय तो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था, तो मैं ही थी। तो मैं और मेरी बेटी दोनों हम लोग गए, और साथ में 4-5 दिन तक हम लोग वहाँ देखा। जो महिलाएं काम करती थी, प्रेग्नेंट वुमन भी काम करती थी अंदर, और उनके साथ चर्चा करते थे पैसे कितने मिलते हैं।
कब मिलते हैं, कितने पैसे सरकारी कर्मचारी भी ले जाते हैं, बच्चों के लिए सुविधा है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सब पूछकर एक रिपोर्ट तैयार करती थी। अच्छा। क्योंकि मैं टीचर, तो रिपोर्ट तो तैयार करना पड़ता है। फिर रात को जब नाइट कहीं करनी है तो नाइट हम रुकते थे कोई एक गांव में, स्कूल में नाइट करते थे जी। पहली नाइट में मेरा परिचय हुआ नरेंद्र मोदी जी से जी। और उसी समय पक्ष के नेता थे केशुभाई पटेल, ये दोनों पूरा समय इसमें रहे थे। रात को गांव इकट्ठा होता था, महिलाएं भी होती थी, पुरुष भी होते थे, और मुझे महिला के नाते मुझे कहते थे कि आप बोलिए आपने क्या क्या वहाँ देखा, तो मैं बोलती रहती थी। तो इसी तरह 5 दिन गए, फिर मैंने 4 दिन की रजा ले ली। अच्छा। 4 दिन मुझे इतना इंटरेस्ट, आनंद आया आपको इस काम में? नहीं, मुझे लगा कि महिलाओं को मदद करनी है। क्या बात है, वाह वाह। तो मैं फिर से वहाँ गई और पूरा कार्यक्रम बेलोगा का ख़त्म हुआ। 1 महीने के बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि फिर तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो मैंने कहा काम क्या है? उन्होंने कहा है तो मुझे बताया नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। तो मैं गई, तो उसी समय पार्टी के अध्यक्ष थे शंकर सिंह वाघेला जी जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। और मैं गई वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको पार्टी ज्वाइन करना है। मैंने कहा कि भाई मैं तो सर्विस करती हूँ, और उसी समय मेरी स्कूल भी 10 बजे से शुरू होती थी, 6 बजे तक चलती थी, तो मेरे पास समय कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हमें समय नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम चाहिए, क्योंकि आप पटेल समाज की नेतृत्व कर रही है, ठीक बात, पढ़ी लिखी महिला है, टीचर है, अच्छा बोलती है, तो आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने चर्चा करते करते मैंने कहा कि चलिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, तो वहाँ मैं घूमूंगी, काम करूँगी। मैं कही नहीं, पूरे गुजरात देखना है आपको, और महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनना है। ओह अच्छा। महिला के बीच में काम। ये वर्ष कब की बात है? ईयर 86-87। तो मैंने कहा कि मैं प्रवास नहीं कर पाऊंगी, सैटरडे भी मुझे 5 बजे तक काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपको कोई काम नहीं करना है, हम सब काम करेंगे, आप जब समय मिले तब आना है, नहीं करना है, प्रवास ही नहीं करना है। उसके बाद गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 2013-14 के। इसके पहले 98 में, 94 में मुझे राज्यसभा की सभ्य बनाई। अच्छा, राज्यसभा जी 94 में जी। उसी समय भी मैंने मना किया था। 92 में मुझे बताया था कि आप राज्यसभा के सदस्य बनिए। मैंने मना किया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, इतना समय इसमें लगाना पड़ता है, तो मुझे मत बताइए, मैं संगठन का काम करती रहूँगी। फिर 94 में आया, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि सामने से आ रहा है, ले लीजिए आप। ऐसा भी होता है, लोग परेशान होते हैं, उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए और विधान परिषद भेज दिया जाए, और कहीं आ रहा हो और मना करे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलिए। 94 में मैं गई, स्कूल चालू थी मेरी, तो स्कूल का काम भी किया, संगठन का काम भी किया, और वहाँ जाकर भी काम किया। तो 3 प्रकार के काम मैं संभालती थी, और इसमें मैं शुक्रवार को रात को मैं वापस आ जाती थी, और सैटरडे संडे को मैं प्रवास करती थी आसपास नज़दीक में, जहाँ बस में जा सकती थी। तो बस में जाती थी, डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन में जाती थी, तो बीच में उतर जाती थी, फिर मैं बड़ौदा पहुँच जाती थी, और बड़ौदा से ट्रेन जाती थी, उसको मैं पकड़ लेती थी। संघर्ष लगातार करती रही। लेकिन महिला मोर्चा को इतना सुदृढ़ बनाया, हजारों महिलाओं को मैंने पार्टी में जोड़ा। आज जो गुजरात में 30% और इसके बाद 50% जो महिलाओं का आरक्षण मिला है, ये मैंने शुरू किया। हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बने जी। तो अभी किसने सोचा कि मैं सीएम बनूंगी? मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि मुझे बनाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ कई लोग थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि आपको सीएम पद का शपथ लेना है। तब जिम्मेवारी आई, और मुझे ये डर था उसी समय कि इतना बड़ा नाम मुख्यमंत्री का, तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बड़ी चुनौती थी। और पत्रकार जब भी मिलते थे तो वो ही बनाते थे, क्या करोगी मोदी जी के सामने, आप क्या करोगी, ऐसे बोलते रहते थे।
मैं उसका कोई उत्तर नहीं देती थी, आप देखते रहिए, बस इतना ही काम करते रहिए। और सीएम बनने के बाद मैंने पहले ही गतिशील गुजरात का काम शुरू किया। गतिशील गुजरात, इसमें मैंने ये लिया कि हर 3 महीने में इतना काम आपको करके मुझे दिखाना है। अच्छा जी, इतना काम, टारगेट सेट कर दिया। टारगेट सेट कर दिया। अच्छा, सभी डिपार्टमेंट का टारगेट सेट किया और ये दिखाना है आपको, और इसकी समीक्षा मैं करती रहती थी। जी। पहले से मैं मंत्री थी, उसी समय से मैंने ये आदत डाली थी कि जब तक हम गांव तक नहीं पहुंचेंगे वहाँ की कोई वो क्या वहाँ समस्या है उसका ध्यान हमें नहीं आएगा। तो लोगों को अच्छा तो नहीं लगा होगा कि महिला मुख्यमंत्री बन जाए, तमाम पुरुषों का अहंग जो होता है वो आगे नहीं, आता इसमें है। पब्लिक में तो नहीं था क्योंकि पब्लिक मुझे अच्छी तरह से जानती थी जी। और ऐसे ऐसे प्रश्नों का मैंने समाधान किया था, खास करके किसानों का, राजस्व का। अच्छा, वो, और इसी वजह से जो महसूल के साथ जो लोग काम करते हैं, किसान है, सबको बहुत ही मेरा जो काम था उनको पसंद था, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों को दूर रखती थी। दूर रहो, जो बीच वाली है ना, बिचौलियों, उनको दूर रखती थी और कहती थी कि आप स्वयं मेरे पास आइए। लोग नाराज बहुत रहते होंगे। होते होंगे, और इसी वजह से पहली बार जब मैं जीती और 40,000 टीचर्स की भर्ती करवाई, मैंने 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ा, तब वो लोग मुझे कहते थे, टीचर भी कहते थे कि फिर से चुनकर नहीं आओगे ये कर रहे हो तो उसी समय मेरा यही कहना था कि मुझे 5 साल मिला है ना, फिर मैं कभी मैं जीतूँ या न जीतूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लगातार 4 बार जीती। एजुकेशन पर किसी का ध्यान नहीं था जी, किसी का नहीं था। वहाँ दीक्षांत होना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, क्या ज़रूरत है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, जगह है, रिक्त स्थान है, ये नहीं था। लेकिन मैंने ये काम शुरू करवाया और उत्तर प्रदेश में ये जो काम हुआ पिछले 4-5 साल में, ये आप सबको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। आज वर्ल्ड में 4 यूनिवर्सिटी हमारी 100 के अंदर आई है वर्ल्ड में। जी, एक इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया और आगे भी वो काम होता रहेगा। तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे पूरा विश्व में आएगा। वर्ल्ड रैंकिंग के लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, और कमिटमेंट होना ही चाहिए यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं उनको, और उसको टीम वर्क करना चाहिए। इसमें कोई वाद विवाद या तो जातिवादी का ध्यान नहीं रखना चाहिए जो वहाँ चलता ही रहता था। तो ये काम हमने किया है और आज टीम बन के काम कर रही है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। कि जब ममत्व और स्नेह की आवश्यकता होती है तो लगता है वो ममत्व और स्नेह की खान है, लेकिन जब कठोर निर्णय लेने होते हैं तो पीछे नहीं हटती। ये कैसी कॉम्बिनेशन? मैंने कठोर निर्णय इतने किए हैं, शायद इसके लिए आपको 3 घंटा मुझे देना पड़ेगा जी। तो मैं एक कठोर निर्णय मैंने कैसे किए हैं ये आपको मैं बता सकती हूँ इतने शॉर्ट टाइम में। थोड़ा सा आप बताएं ना, थोड़ी वानगी दें जी, कुछ बताएं। अभी टीचर्स की भर्ती करनी है जी। 5 लाख 10 लाख रुपया देकर ही टीचर को मिलता रहता था। तो मैंने एक कठिन निर्णय किया, और उसी समय मोदी जी नहीं थे मुख्यमंत्री, केशुभाई थे, कोई मुझे सहाय करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, कहीं भी 1 रुपया का करप्शन नहीं होना चाहिए बस। तो मैंने मेरिट तय कर लिया कि मेरिट से ही होगा, और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जो डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, और वहाँ ही आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ कहाँ जगह है वो हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे, और आप स्वयं तय करोगे कि मुझे ये गांव में, ये तालुका में जाना है। ये मैंने बंद करवा दिया कि डायरेक्ट सरकार करेगी, आपको बीच में नहीं आना है। तो उनकी नाराज़गी मेरे पर थी, विधायकों की नाराज़गी मेरे पर थी, MP की नाराज़गी मेरे पर थी, सबकी नाराज़गी थी, अधिकारियों की नाराज़गी थी कि उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्या करोगे, ऑन मेरिट सब कुछ हो जाएगा। तो और एक साथ 20,000 टीचर्स की एक साथ मैंने रिक्रूटमेंट कर दी, 1 रुपया किसी को नहीं लेना पड़ा। और आज मैं गर्व से कहती हूँ कि गुजरात में जितने डिपार्टमेंट है ये सभी डिपार्टमेंट ऑन मेरिट रिक्रूटमेंट होती है, नो करप्शन। जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपनी ये यात्रा 84 वर्षों की, खरोड़ से निकलकर कहाँ होते हुए, ये जो लंबी यात्रा है, जब आप फ्लैशबैक में जाती हैं तो मतलब मन में क्या आता है कि सब हो गया, या लगता है कि नहीं अभी कुछ बाकी है? काफ़ी कुछ बाकी है, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरियात है, क्योंकि हर बार नए नए सेक्टर आते ही रहते हैं। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, लोगों के साथ बैठकर
उनके साथ चर्चा करने की भी ज़रूरत है। चाहे कोई भी हो, चाहे एक छोटा सा आर्टिस्ट है कि जो एक टेबल बनाता है, उनके लिए बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अलग प्रकार की डिज़ाइन चाहिए। तो ऐसे काम जो हम लोग करेंगे तो ही जो प्रधानमंत्री जी को वो है ना, विकसित भारत बनाना, बिल्कुल 2047, अलगता भी होनी चाहिए भाई, विशेषता भी होनी चाहिए, इसमें डिज़ाइन भी बदलना पड़ेगा। आज छोटी लड़की है, वो ये कहती कि मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ये करना है, तो हम ये डिज़ाइन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो सबकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, एक और नहीं। हम एक्सप्रेस वे बनाओ तो आंगनवाड़ी भी बनाओ, आप महाकुंभ करते हो तो स्कूलों में पानी की व्यवस्था भी करो। क्या बात, ये है, ये हमारी ज़रूरियात है। संतुलन लेकर चलना होगा, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, विकास संतुलन होना चाहिए। सभी बेटियों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, सभी गरीब परिवारों को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए। उनको भी पैसे की आवश्यकता है, उनको भी डिज़ाइन की आवश्यकता है, उनको भी कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उनको भी ये दीजिए। एक गरीब को भी ज़मीन की आवश्यकता है, एक गरीब को मकान की भी आवश्यकता है, जो आज हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रास रूट लेवल तक पहुँचने की ज़रूरत है। और इसी वजह से हर गाँव में गरीब परिवार को ढूंढो और उसको क्या ज़रूरत है इसकी चिंता करो, और ऐसी योजनाएं बनाइए कि जिसकी से घर तक वो पहुंच पाए और उसका लाभ उठाकर इसमें भी सम्मिलित हो जाए। आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी वो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने सर्वाधिक समय तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में सेवा की है, और वो सेवा अभी भी जारी है, और हम सब चाहते हैं ये सेवा लंबे समय तक जारी रहे। तो इन दो पंक्तियों के साथ आनंदीबेन जी का जो जीवन है पूरा, दो पंक्तियों में अगर उसे समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हम बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय राज्यपाल महोदया दूरदर्शन में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद देते हैं अच्छा इंटरव्यू करने के लिए। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नमस्कार, प्रणाम।